नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा सिविल सर्विसेज पे। आज हम इस एनसीईआरटी सीरीज में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र। यानी ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, जो आज हम लोकतंत्र में हम रहते हैं उसी का पार्ट है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है लोकतंत्र का, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सीरीज में हो सकता है डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जो आपका बेसिक नॉलेज है उससे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है। जैसे कई बार ऐसा आया है कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है या गणतंत्र क्या होता है। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिनका अगर हमने बेसिक रूप नहीं जाना तो हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और ये यूपीएससी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप बड़ी किताबें खरीदते हो या कोई महंगे मटेरियल्स पढ़ते हो, जब आप कोई बड़ी गाइड या बड़ी बुक पढ़ते हो, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस प्रकार काम करता है, क्यों जरूरी है। इसलिए हमें ये जानना है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिए। और इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीजें जाननी है। पहली है शासन का अर्थ क्या है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, और लोकतंत्र का अर्थ क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। इन चीजों को हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और आप यहां देखिए, इसमें एक कोट्स दिया गया है कि न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, और संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। दोस्तों, ये ऐसे नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन होता है क्या, लेकिन ये आप जब ऐसे का पार्ट ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हो, तो इस प्रकार के कोट्स को अगर आप मेंशन करते हो तो आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो इन कोट्स के लिए आप भी एक स्पेशल नोटबुक रख लीजिए। उस नोटबुक में इस प्रकार के कोट्स होते हैं, एनसीईआरटी के कोट्स होते हैं, उनको आप साथ साथ में लिखते जाइए। और साथ साथ में ऐसा भी कीजिए, आप जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें जैसे पर्यावरण के बारे में है, लोकतंत्र के बारे में है, महिलाओं के बारे में, जिस चीज से जुड़े हुए ये कोट्स होते हैं उनको आप एक नोटबुक में अलग अलग लिखते रहिए। और इससे फायदा क्या होगा, जब भी आप निबंध लिखोगे संडे को या कभी भी आप निबंध लिखोगे, तो इन कोट्स का आप मेंशन कर देना, आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। ये कुछ अलग अलग डेफिनेशन दी है, लोकतंत्र, विधायिका, कानून, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें जानना है, इनको कम से कम हमें समझना जरूर है। और अब ये जो चैप्टर है, अब यहाँ शुरुआत होती है परिचय की। यानी आपका जो ये चैप्टर है लोकतंत्र के बारे में, या इसका डेफिनेशन कैसे है, इसमें क्या कहा गया है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है, एक प्रकार से शासन की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। अगर मान लो अगर आप सुबह उठें और अचानक आपको पता चले यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक के रूल्स नहीं है, कोई अपराधी के लिए कोई रूल नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिस्टम, तो आप देखोगे सुबह उठते ही अव्यवस्था फैल गई है, गाड़ियाँ कहीं पर जा रही है, लोग किसी को एक प्रकार से हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई कानून भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है। तो आप बताओ, ऐसा समाज रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इसलिए मानव ने जब इकट्ठे होने शुरू कर दिया, जब मानव ने जब इकट्ठा होना शुरू कर दिया, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। उन नियमों को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। तो यही इसी बात को इस चैप्टर में समझाया गया है। नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। डेफिनेशन एकदम बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये काम आए जब यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो, तो इन डेफिनेशन को समझना, एक अच्छी तरीके से रटना नहीं है, हमें समझना है इन चीज को। और फिर बाद में क्या है? सरकार उन व्यक्तियों के समूह है या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, यहां बात देखिए आप, शासन क्या हो गया? जो नियम बनते हैं उनको शासन कहा गया, लेकिन उन नियमों को चलाने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए, और उन नियमों को चलाने के लिए जो सिस्टम हमने बनाया है उसको ही सरकार कहते हैं। जो आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार कहते हो, वो सभी इसी का पार्ट है। यानी हमने कुछ बेसिक रूल बनाए, और नियम किसी और ने नहीं बनाए, हमने ही नियम बनाए। उसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे हमने नियम बनाए, इन चीजों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक बार एक आप फाउंडेशन समझ लीजिए कि मानव जब इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, तो मानव अव्यवस्था न फैले, तो मानव ने क्या किया? नियम बनाए। उन नियमों को क्या कहा गया? शासन कहा गया। और उन नियमों को चलाने के लिए जो संस्था बनाई गई थी उसको क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। और इसमें एक बात यहां पर आप ये भी देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है? नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। मान लो कुछ नियम है, आज से 2000 साल पहले चले थे, 500 साल पहले चले थे, क्या वो आज लागू हो सकते हैं? नहीं लागू हो सकते। यानी नियमों में भी क्या गतिशीलता है, बदलाव है। आज के आधुनिक समय के आधार पर ही नियम बनते हैं। आपने देखा होगा, पारंपरिक प्रथाएं थी, पारंपरिक कुरीतियां थी, तो हमने समय के साथ बदलाव लाते गए। और पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, वो भी हम बदलाव करते गए। तो नियम क्या है? गतिशील है। वो देखा जाता है कि समाज में आज ये चीज प्रचलित है या नहीं है, इस चीज को हमें देखना है।
और बाद में इसको ये कहा गया है विद्यार्थी संघ विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रबंधन नियमों के बदलाव के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानूनों नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानें कि ऐसे किस प्रकार से होता है। अब बताया गया है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। जो आपने पढ़ा था पहले, हमने देखा था कि जो नियम है, जो हम शासन है, उसको चलाने के लिए सरकार बनाई गई, और सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है, उसको हमें जानना है। दोस्तों आप यहाँ एक चीज याद रखना, कोई भी अकेली संस्था नए नियम बना सकती है, नए नियम लागू कर सकती है और नए नियमों की जांच कर सकती है कि वो सही है या गलत है। मान लो कभी एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ सिस्टम में क्या है, 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, जिनमें क्या नाम है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग काम है और तीनों ही एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है और एक दूसरे का संतुलन भी रखती है। तो इस चीज़ को हमें जानना है। और विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका नियम बनाती है। और आपने देखा होगा जो आपके राज्य लेवल पर क्या होता है, विधायक चुने जाते हैं, और केंद्र के लेवल पर क्या, सांसद चुने जाते हैं। दोनों को काम लगभग सेम है, एक पूरे देश के लिए नियम बनाते हैं और एक राज्य के लिए नियम बनाते हैं। और आपने अगर स्थानीय लेवल पर भी देखा होगा, यहाँ पार्षद होते हैं या वार्ड पंच होते हैं, वो भी एक नियम बनाते हैं, वो लोकल लेवल पर नियम बनाते हैं। तो आपने देखा होगा विधायिका का कार्य क्या हो गया, नियम बनाना। अब नियम बन गए, लेकिन उन्हें लागू कौन करेगा, उन्हें लागू करना भी तो जरूरी है। तब काम, उसका काम होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसे हम सरकार भी कहते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अपने मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारी, ये आते हैं कार्यपालिका। यानी जो नियम बन गए, विधायिका ने जो नियम बना दिए और उनको लागू करने का काम क्या, किसका काम है, कार्यपालिका का। अब दोनों चीजें हो गई, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई। लेकिन क्या पता ये नियम सही है या गलत है, ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इस चीज की जांच कौन करेगा, इसकी जांच करेगी न्यायपालिका। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो नियम बन गए हैं या और जो नियम लागू कर रहे हैं, क्या वो सही से नियम बनाए गए हैं या वो सही से लागू किए गए हैं, इसकी जांच करेगी न्यायपालिका। और हमारे यहाँ न्यायपालिका के भी अलग अलग लेवल हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय है, और जिला में जिला अदालत वगैरह आपने देखे होंगे। तो ये चीजें भी आपको समझना है। और अभी इसमें एक आपको कोर्स बताया गया है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन जो अपने देखते हैं पेमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज की समस्या है। ये नहीं है कि पुराने जमाने में भी ऑनलाइन पेमेंट होता था, नहीं होता। अब आज की जो समस्या है, इसका निपटारा कैसे करें। मान लो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इस चीज़ का समाधान आज जब विधायिका, मान लो आपस में हमारी आवाज़ है, हमारे जो लोगों की आवाज़ है, हमने विधायक चुने हैं, सांसद चुने हैं, हमने कहा कि हमें बदलाव चाहिए, साइबर अपराध हो रहे हैं, तो वो आपस में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे विधानमंडल या संसद में बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई कुछ नियम बनाने चाहिए, अपराध हो रहे हैं। तो वो क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जैसे साइबर अपराध से रोकने के लिए कानून बना दिए। अब फिर सरकार क्या करेगी, उनको लागू करेगी। जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए रूल लागू करेगी, नियम बनाएगी, पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी। और बाद में फिर न्यायपालिका का काम आता है, क्या ये कानून सही तरीके से लागू किए गए हैं या कानून सही तरीके से बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम चलता है। और यहाँ डेफिनेशन दी, और दोस्तों यहाँ डेफिनेशन दी गई है, विधायिका। विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया, नियम कभी भी ऐसे नहीं है कि एक बार बन गए हमेशा के लिए बने। नियम गतिशील है, जो आपको अच्छा, आज समाज को अच्छा लग रहा है वो नियम बन जाएंगे, अगर नहीं लग रहा वो नियम हट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कार्य कि जनता के प्रतिनिधियों को सभा द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रतिनिधि दिया हो गया है। अब मान लो पूरे भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, क्या वो एक साथ ही नियम बनाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे आपने कभी क्लास में देखा होगा, अगर प्राचार्य के पास सारे के सारे विद्यार्थी एक साथ कक्षा में आ जाते हैं, एक प्राचार्य कक्ष में आ जाते हैं, तो क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए आपने क्लास में कभी मॉनिटर का चुनाव किया होगा या कुछ प्रतिनिधि चुने होंगे, छात्र संघ के अध्यक्ष बने होंगे, तो क्या है, प्रतिनिधि है, छात्रों की आवाज है, वो जाते हैं और काम होता है। इसी प्रकार है, हम पूरे भारत के 140 करोड़ लोग हैं, हम सीधे ही संसद में नहीं जा पाएंगे, तो हमने क्या किया, अपने प्रतिनिधि भेजे, जो जिसको हम क्या कहते हैं, राज्य के अंदर विधायक कहते हैं और देश के अंदर हम सांसद कहते हैं। ये क्या है, हमारे प्रतिनिधि है, ये जनता की आवाज है। आपने जैसे सांसद है वो क्या है, जिले के लेवल पर होते हैं, उनको भेजा जाता है संसद में। जो विधायक है वो आपके खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर होते हैं, जो भेजे जाते हैं अपने विधानसभा के अंदर। तो ये एक प्रकार से क्या, प्रतिनिधि लोकतंत्र है हमारा, क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका वह अंग है जो कानून को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख
यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। कार्यपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं, उसमें आ गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व है कानून को लागू करवाना होता है। अब आप देखिए, जो अपने एजुकेशन सिस्टम है, पुलिस है, ये भी किसी के अंडर में आते हैं। एक ब्रॉड टर्म में देखोगे तो वो भी कार्यपालिका के अंदर ही आते हैं। न्यायपालिका न्यायालयों की ऐसी प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, और यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। ये सभी कार्य कौन करती है? न्यायपालिका करती है दोस्तों। अब यहां देखिए, यहां बताया गया शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। मतलब शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एजेंसी है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अपने आप में सब कुछ नहीं है। मान लो कार्यपालिका ने अगर कुछ गलत कर दिया, या विधायिका ने कुछ गलत कर दिया, या न्यायपालिका के कुछ जजों ने कुछ गलत कर दिया, तो हर चीज का क्या एक नियंत्रण होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है। सभी अलग अलग हैं, अलग अलग एजेंसी हैं, लेकिन एक दूसरे पर कंट्रोल भी रखती है, और एक संतुलन का सिस्टम बना रखा है उन्होंने। इसको हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ न्यायाधीशों की वेतन है, संख्या को बढ़ाना है, तो वो कार्य कौन करता है? संसद करती है। और उसी प्रकार संसद के जो कानून बनाए हैं उनकी जांच कौन करता है? वो न्यायपालिका जांच करती है। उसी प्रकार कार्यपालिका का सिस्टम है, वो भी दोनों तीनों का क्या है, आपस में एक संतुलन है। इसको हमने क्या कहा गया है, आपस में एक सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण है। सब शक्तियां अलग अलग दी गई है, और शक्तियों में क्या है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान की एक मूलभूत विशेषता रही है। ये एक डायग्राम बनाए गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और ये करती क्या है? शासन करती है। मतलब वो नियम है जो हमने कहा, पहले भी बताया था कि जो लोगों को चलाने के लिए, लोगों के द्वारा शासन, जो अव्यवस्था न्याय पहले जो नियम बनाए गए थे, उसी के लिए क्या है, ये एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर है। अब यहां बताए गए सरकार के 3 स्तर हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर है, वो क्या है, केंद्र सरकार है। राज्य के लेवल पर क्या है, राज्य सरकार है। और नगर अथवा ग्राम पर क्या है, हमारे यहाँ स्थानीय सरकार है। ये 3 प्रकार की सरकारें हैं। और हम आपने देखा होगा, हम तीनों ही लेवल पर वोट करते हैं। हमने संसद के चुनाव में हम वोट करते हैं, राज्य के लेवल पर मुख्यमंत्री के चुनावों में भी हम वोट करते हैं, और जो लोकल लेवल पर होते हैं, जो अपने नगर निगम है, नगर पालिका है, या गाँव के अंदर सरपंच है, उनमें भी हम वोट करते हैं। तो ये तीनों ही लेवल हमारे, और तीनों में क्या है, हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। जैसे गाँव के लेवल पर भेजते हैं, नगर के लेवल पर भेजते हैं, राज्य के लेवल पर भेजते हैं, और केंद्र के लेवल पर हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसी को हमने इस बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। और यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, जब मान लो कोई अचानक किसी गांव में अचानक बाढ़ आ जाए, अगर ज़्यादा कोई हानि न हो, तो वहाँ स्थानीय सरकार है, जो आपके गांव के सरपंच है या कोई नगर पालिका के व्यक्ति हैं, वो आपस में कंट्रोल करके उस चीज़ को, आपदा को रोकने का नियंत्रण करेंगे। लेकिन थोड़ी भयानक है आपदा, तो क्या राज्य सरकार भी आ जाएगी, राज्य सरकार की एजेंसियाँ भी आ जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी जनहानि हुई है, बहुत बड़ी आपदा हुई है, तो केंद्र सरकार भी रोल में आ जाती है। वो NDRF के माध्यम से या सेना के माध्यम से भी आप लोगों की सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार से इन सब के अलग अलग कार्य हैं, और सबके अलग अलग कार्य बंटे हुए हैं। और ये हमारे आदर्श वाक्य दिए गए हैं, सत्यमेव जयते। और न्यायपालिका का आदर्श है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय है। और यहाँ देखो एक टेबल बनाई गई है अखिल भारत पर, मतलब पूरे भारत पर और राज्य के लेवल पर। न्यायपालिका भारत की सुप्रीम कोर्ट है, राज्य में उच्च न्यायालय है। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका में क्या है, राज्य में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय स्तर क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्तर के जैसे हमारी रक्षा है, अपनी रक्षा का कार्य हो गया, रेलगाड़ियों का नियंत्रण हो गया, जो रक्षा से जुड़े कार्य, विदेश नीति है, ये सब कार्य कौन करते हैं? अपने राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा करती है। लेकिन यही राज्य में है, जैसे अपने कृषि का है, सिंचाई है, ये कार्य कौन करती है? या अपने राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का पालन करना है, वो राज्य सरकार की करती है। वहाँ क्या है, विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ एक विधान परिषद भी होती है। वो हम अगले चैप्टर में हम उसके बारे में भी बातें कर लेंगे। और सदन क्या होता है दोस्तों? ऐसी सभा जहां कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है। और यहां पर संघ सरकार और राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका क्या होती है? भारत के राष्ट्रपति और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और राज्य में राज्यपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के कार्य देख लीजिए आप, दोनों लेवल पर। संघ मतलब केंद्र के सरकार के लेवल पर ये कार्य हैं, और राज्य के सरकार पर ये कार्य हैं। इनकी अलग अलग सूची है, वो हमें देखनी है। और यहाँ देखिए दोस्तों, औपचारिक, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यतः केंद्र या राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। ये भी हमें देखना है। कई बार यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। ये आपको जानना जरूरी होता है कि ये औपचारिक है। हमारे यहाँ
देखते हैं वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं अगर संघ सरकार के रूप में बात करें। वैसे ही राज्य के लेवल पर जो वास्तविक पावर हो किसके पास होती है, मुख्यमंत्री जी के पास होती है, लेकिन औपचारिक रूप से किनके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। और इस चैप्टर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए और उन्होंने बहुत सारे कोट्स हैं उनके बारे में, आकाश की ओर के देखी, तो इनको भी आप देख लेना। बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एक वैज्ञानिक छवि वाले, वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, उनकी किताबें हैं, विंग्स ऑफ फायर है, पढ़िए आप इनके बारे में, जानिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मौका। अब आता है लोकतंत्र, जिसके लिए हम बातें कर रहे थे। उस चैप्टर का सार क्या था, एक लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक यूनानी भाषा में ग्रीक शब्द में है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, डेमोस अर्थात लोग और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली। यानी डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लोक शासन या लोक शासन, मतलब लोगों का शासन है, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और ये वही एग्जाम्पल बताया गया जो मैंने आपको पहले बताया था क्लास के अंदर। अगर कोई मॉनिटर का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार के लोकतंत्र का उन्होंने पूरे सिस्टम बनाया गया कि हमारे यहाँ प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनाव किया जाता है और वो ही इसमें आपस में चर्चा करते हैं और वो ही कानून बनाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। लेकिन आपने देखा होगा लोकतंत्र को अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है, वहाँ जानना जरूरी है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक रूप में हो। लोकतंत्र कब तक जीवित रह सकता है, जब वहाँ के लोग होते हैं वो एक जिम्मेदार लोग हों, जिम्मेदार नागरिक हों, वो जानते हो लोकतंत्र क्या होता है, हम क्यों अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, उनका कार्य क्या होता है। अगर ये जानोगे तो एक जिम्मेदार आप क्या बनोगे, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनोगे। और साथ में अगर जिम्मेदार नागरिक है, वही बाद में किसको चुनते हैं, एक जवाबदेह प्रतिनिधि को। जवाबदेह प्रतिनिधि मतलब वो आपके प्रति जवाबदेह है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो आपके प्रति जवाबदेह रहेंगे। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है और वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं होता कि आपने एक दिन वोट दे दिया और चुनाव हो गया और हमारे यहाँ लोकतंत्र हो गया, ये कभी नहीं होता। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप जागरूक हो, आपको पता है हम वोट क्यों दे रहे हैं, आपको पता है उस जो प्रतिनिधि आप भेज रहे हो उसको आप जवाबदेह ठहराइए। इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम बनता है, तभी एक लोकतंत्र की पहचान होती है। वो लोकतंत्र रुग्ण नहीं होता, वो एक जीवंत लोकतंत्र होता है, उसको हमें समझना है। और यहाँ हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे प्रॉब्लम क्या है, इलेक्टोरल एजुकेशन बहुत ही कम है, चुनावों के बारे में लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर हमारे मोस्टली क्या होता है, सिर्फ एक वोट देकर ही अपने ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी हर टाइम में एक जागरूक प्रहरी के रूप में नागरिक को रहना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या स्वास्थ्य होना चाहिए, सारी जानकारियाँ वो हमें पता होनी चाहिए। और उसके लिए हमें ये जो बेसिक फाउंडेशन है लोकतंत्र की, ये भी हमें जानना चाहिए। आप इसको एक सीधे यूपीएससी के लेवल पर मत समझना कि हम यूपीएससी के लेवल पर हम जान रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए, नहीं। ये चीज हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की एक बुनियाद कैसे है, कैसे सिस्टम चलना चाहिए। तो आप इस चैप्टर के बारे में जाना, आपने समझा इस चैप्टर को, और हम आगे देखते हैं। और अब इसमें बताया गया लगभग हमारे 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी नागरिक को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। और आधारभूत लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के अध्याय को हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका बताया गया। और आगे बढ़ने से पहले बताया गया है सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हुआ और आपने इस चैप्टर के अंदर जानना किस प्रकार से हमारे यहाँ शासन होते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, किस प्रकार सरकार के 3 अंग कार्य करते हैं और लोकतंत्र क्या है, इन सभी चीज़ों को आपने जानना। और ये दोस्तों याद रखना, ये एक सबसे बड़ा एक फाउंडेशन है आपके लिए। आप ये एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, इससे आप जो लोकतंत्र की आपकी समझ होगी। और एक यूपीएससी भी यही चाहती है, यूपीएससी के एग्जाम है या जो आपके अधिकारियों के जो अपने सिविल सेवा के एग्जाम होते हैं उनमें ये बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए। ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी कि आप समझते क्या हो डेमोक्रेसी से। क्या आप सिर्फ रट के आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये तो सिस्टम नहीं है ना। आप जानते कैसे हो, इस चीज़ के बारे में
बताया गया है। अगर अच्छा लगा ये कंटेंट आपको तो वर्मा सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमारा इस परिवार है वर्मा सिविल सर्विसेज को और बढ़ाइए इसको। हम एक प्रकार से हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ही एक कड़ी है ये, हम उसको चाहते हैं क्वालिटी बेस्ड एक एजुकेशन सिस्टम हो हमारे यहाँ, और ये पूरा सिस्टम है इस प्रकार से। तो आप जागरूक रहिए और अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए इस वर्मा सिविल सर्विसेज को, जहां हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वर्मा सिविल सर्विसेज।